हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। अभी उस पार्ट फर्स्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं, पहले मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर रही हूँ। 12th क्लास की पार्ट फर्स्ट वाला पेपर हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, सीक्वेंस चेंज हो सकती है। थर्ड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री है। यहां तक फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक पोर्शन भी दिया हुआ है। सिक्स चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। सेवन चैप्टर आपका एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एट चैप्टर जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ये वाले चैप्टर्स हम इसी सीक्वेंस से कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो, अब हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने मैटर की प्रॉपर्टीज जो है वो 9th से ही स्टडी करते आ रहे हो, वही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। चलो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर की कितनी स्टेट होती है। 3 स्टेट पढ़ते हो आप मैटर की। मैटर की 3 स्टेट स्टडी की जाती हैं। स्टेट ऑफ मैटर, और ये जो मैटर की स्टेट है ये किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या कहें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो मैटर की स्टेट है ये या तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के आधार पे या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो, सबसे कम होती है
सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है और गैसेस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे वो मिलके बने हुए होते हैं। इस तरीके से डिस्टेंस होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इस तरीके से मीन्स एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा, तो ये जो डिस्टेंस इस तरीके की डिस्टेंस होगी तो क्या कहलाएंगे? गैसियस स्टेट कहलाएगी। लेकिन यदि इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है तो ये कौन से स्टेट कहलाएंगी? सॉलिड स्टेट, सबसे कम। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में होता है और सबसे कम जो है वो गैसेस स्टेट में होता है। गैसेस स्टेट में बहुत सारे आपने लॉ पढ़े होंगे, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस, रियल गैसेस पढ़ी होंगी। रियल गैसेस में आपने वांडरवाल गैस इक्वेशंस पढ़ी थी, आइडियल गैसेस में आपने आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ी थी। ये सब आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी कर दिया। अब आप लोगों का 12th क्लास में हम पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीटली अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला टॉपिक है आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठोगे और उसके साथ जैसे जैसे मैं लिखवाती जाऊं या बोलती जाऊं वैसे वैसे आप भी इसको अपने साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको इजी लगेगा। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। आपने देखा होगा सॉलिड का जो साइज, शेप और वॉल्यूम और मास सब क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं। क्या बोला मैंने? पहला शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं। कहने का मतलब गैस की बात करें हम तो गैस को जैसा वॉल्यूम मिलता है वो उतने पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। लेकिन हम बात करें सॉलिड या लिक्विड की, वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। उनको जितना वॉल्यूम रिक्वायर होता है उतना ही वो ऑक्यूपाई करते हैं। गैस में यदि हमने उसको सिलेंडर में भरा है तो वो पूरे सिलेंडर के जितना भी एरिया है उसको ऑक्यूपाई करती है। कभी आपने देखा होगा गैस लीक हो जाती है तो वो हमारे पूरे रूम में फैल जाती है इक्वल पोर्शन में, मीन्स वो पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है ही नहीं। जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं उसी कंटेनर के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर रही है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होती है, पार्टिकल पास पास आते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर से वो मॉलिक्यूल्स पास में भी आ सकते हैं और प्रेशर को जैसे रिलीज किया वो मॉलिक्यूल दूर भी जा सकते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। वो आसानी से टूट जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। पहला कि सॉलिड में जो है वो शेप डेफिनेट होती है, इनकी साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। पहली प्रॉपर्टीज। सेकंड, कैसे होते हैं ये? रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब फिक्स होते हैं।
कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत ही लो होती है। हम इनको आसानी से, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दबा के जिसको वॉल्यूम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सॉलिड के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी और कैसे होते हैं ये? हार्ड होते, रिजिड होंगे, लो कंप्रेसिबिलिटी होगी इनकी और ये हार्ड होंगे। थर्ड पॉइंट, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। डिफ्यूजन रेट इनका बहुत ही स्लो होता है। डिफ्यूजन रेट वेरी लो। डिफ्यूजन का मतलब एक दूसरे में मिक्स होना। जैसे हम गैसेस की बात करें, गैस ए है, इसके पार्टिकल्स इस तरीके से फैले हुए हैं। जैसे ही मैं इसमें गैस बी डालती हूँ तो ये इस तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं, मीन्स एक के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो गैसेस का डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। जब स्पेस बहुत कम है तो दूसरा पार्टिकल वहां आएगा ही नहीं, दूसरा पार्टिकल वहां आएगा ही नहीं, इसलिए इनका डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लार्ज होती है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो स्पेस में कहाँ पे प्रेजेंट है वो फिक्स होते हैं। ये थी इनके सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज। अब हम दो टाइप के सॉलिड स्टेट स्टडी करेंगे। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफोर्स सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनको अमरफोर्स कहा जाता है। सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफोर्स सॉलिड। अमरफोर्स सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो इनके डिफरेंस समझते हुए चलो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफोर्स सॉलिड। सबसे पहले ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं?
सुपर लिक्विड सॉलिड। अमरफोर्स सॉलिड कैसे होते हैं? सुपर लिक्विड सॉलिड। ऐसा क्यों होता है कि ये ट्रू सॉलिड्स हैं और वो सुपर लिक्विड सॉलिड हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। क्या बोला मैंने? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है लॉन्ग रेंज तक। रेगुलर arrangement of constituent particles in long range। देखो इस चीज को समझो, क्या रेगुलर अरेंजमेंट किसे कहते हैं? मान लो कोई सॉलिड है, ए बी से मिलके बना है। मैं दो कलर के पेन यूज कर रही हूं, उसको समझने की कोशिश करना। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं इस कलर से शो कर रही हूं और दूसरे को मैं इस कलर से शो कर रही हूं। तो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है इस तरीके का अरेंजमेंट आना। और ये लंबे डिस्टेंस तक आता है। ये जो अरेंजमेंट शो हो रहा है ये लंबी डिस्टेंस तक अरेंजमेंट शो होगा। लेकिन जब हम अमरफोर्स सॉलिड की बात करते हैं, जब अमरफोर्स सॉलिड की बात की जाती है, उस सॉलिड में ये जो डिस्टेंस है ये हो सकता है कि थोड़ी दूर तक तो ये चले, लेकिन उसके बाद ये अरेंजमेंट हो सकता है ये इस तरीके से मिल जाए, फिर रेड रेड आ जाए, मीन्स ये फिर ये वापस ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकता है। इस तरीके के अरेंजमेंट जो आते हैं उन अरेंजमेंट्स को कहा जाता है इरेगुलर अरेंजमेंट्स। अमरफोर्स सॉलिड में जो अरेंजमेंट होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वो रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। अमरफोर्स सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक। यहाँ तक दो डिफरेंस हमने पढ़े। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके कारण, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है एक लंबी डिस्टेंस तक। और इन अमरफोर्स सॉलिड जो हैं वो सुपर लिक्विड सॉलिड कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है। ये जो है वो लिक्विड्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये थोड़े सॉलिड टाइप में होते हैं, इसलिए इसको अमरफोर्स सॉलिड कहते हैं। ये लगभग लिक्विड जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुपर लिक्विड सॉलिड कहा जाता है। लगभग लिक्विड जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको अमरफोर्स सॉलिड को सुपर लिक्विड सॉलिड कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अब देखो अगला डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स एक पॉइंट पे आप ये कहते हो कि ये
इतने डिग्री पे ही मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट बताते हो, जबकि अमरफोर्स सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, मीन्स एक रेंज में आता है। जैसे हम प्लास्टिक को पिघालते हैं तो कोई डेफिनेट उस पे आके पहले तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा। जब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, पहले वो सॉफ्ट होगा और उसके बाद वो मेल्ट होगा, लेकिन वो एक बहुत लंबे टेम्परेचर की रेंज में होगा। जबकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जैसे कुछ सॉलिड का मान लो मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होंगे। तीसरा डिफरेंस, इनका कूलिंग कर्व जब हम करते हैं, कूलिंग कर्व, क्या बोला मैंने, कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व का मतलब इनको ठंडा किया जाता है। इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस मिलता है और इनका कूलिंग कर्व जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है और अमरफोर्स सॉलिड का कूलिंग कर्व जो है वो कंटिन्यूअस होता है। देखो कैसे होता है, यहाँ टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर मैं बना रही हूं, धीरे धीरे टाइम के साथ मैं इसको कूलिंग का मतलब ठंडा कर रही हूँ, ठंडा मीन्स टेम्परेचर गिर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया और उसके बाद ये वापस कम होना शुरू हो गया। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ गया। ग्राफ तो आप जानते हो, कंटिन्यूअस ग्राफ मीन्स कोई इस तरीके का इस स्लोप नहीं आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आए, कर्व की फॉर्म में आए, लेकिन वो कंटिन्यूअस चले। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा बना हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। ए से बी और सी, जब सी और बी से सी की बात करें, हम बी से सी की बात करें तो कोई लिक्विड था, उसको आपने ठंडा किया, ठंडा किया तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये बी से सी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। कौन सी प्रोसेस होगी उसमें, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। भाई वो बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आने के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई। कौन सी प्रोसेस हुई, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हीट रिलीज हुई। क्या हुई, हीट रिलीज हुई। तो ये जो हीट रिलीज हो रही है, ये हीट इसको कंपनसेट कर देती है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा। भाई टाइम के साथ क्या कर रहे थे आप, उसको ठंडा कर रहे थे, तो इसको ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये जो हीट रिलीज हो रही है, जितना वो ठंडा हो रहा है उसको उतना ही वो गर्म कर रही है। मीन्स टेम्परेचर क्या हो गया इस केस में, कांस्टेंट हो गया। जितना टेम्परेचर गिर रहा था वो वापस किससे कंपनसेट हो गया, जो क्रिस्टलाइन प्रोसेस हो रही है उससे हीट रिलीज हो रही है, उससे कंपनसेट हो गया। वो उल्टा चलो, रिवर्स चलो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस पॉइंट पे आके जो क्रिस्टल्स बने हुए थे, आपने क्रिस्टल्स बने हुए थे, अब वो इस पॉइंट पे आके क्रिस्टल्स टूटेंगे। तो
उन क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी क्या है, आप जो उसको टेम्परेचर दे रहे हो उस टेम्परेचर को यूज किया जाएगा। तो अब वो थर्मल एनर्जी मीन्स उसके टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी वो क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए यूज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं। तो इस टाइम आके वो फिर से रुक जाता है। मैंने क्या कहा, बी से सी की तरफ हम चलते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो इस हीट रिलीज के कारण इसके टेम्परेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब हम इसको गर्म करते हैं, उस टाइम ये सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद सी से बी तक इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स ब्रेक होते हैं। सी से बी में क्रिस्टल्स ब्रेक होते हैं, क्रिस्टल्स टूटते हैं, और क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। मीन्स एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है यहाँ पे, किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स तोड़ने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। क्रिस्टल्स तोड़ने के लिए जब एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो आप टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हो हीट देके, वो हीट क्या काम आ रही है, उस क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए काम आ रही है, उसके टेम्परेचर को चेंजेस नहीं करेगी। तो उस केस में ये कांस्टेंट रहता है। यहां तक क्लियर। जबकि अमरफोर्स सॉलिड्स जो होते हैं उनका कूलिंग कर्व जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है, जब वही टाइम और टेम्परेचर इस तरीके का आता है, क्योंकि उसमें कहीं पे भी आपके क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए या क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। तो वो टाइम के साथ आप हीट दे रहे हो तो वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यदि आप उसको ठंडा कर रहे हो तो टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाएगा। दूसरा हमने क्या बताया था, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो शार्प होते हैं, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, और अमरफोर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब एक और है, पहले उस टॉपिक को समझो और फिर कौन क्या होता है वो समझो। आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक क्या होते हैं पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। एनेंशोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी किसे कहते हैं। आइसोट्रॉपी और एनेंशोट्रॉपी किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। देखो, आइसोट्रॉपी क्या है, वो प्रॉपर्टीज जब जो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। आइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती हैं। मीन्स इस डायरेक्शन में मैंने प्रॉपर्टी स्टडी किया, प्रॉपर्टी को मेजर किया, इस डायरेक्शन में मैंने प्रॉपर्टी को मेजर किया, इस डायरेक्शन में मैंने प्रॉपर्टी को मेजर किया, हर डायरेक्शंस में इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू इक्वल आती है तो क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉपी कहा जाता है। उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉपी कहा जाता है, और उस सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। एनेंशोट्रॉपिक सब्सटेंस या एनेंशोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, जब हम प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डायरेक्शंस के साथ में मेजर करते हैं तो ये डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती है। मीन्स इस डायरेक्शन में हमने प्रॉपर्टी मेजर की, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मेजर की, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मेजर की, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ z आ रहा है। मीन्स तीनों डायरेक्शंस में मैग्नीट्यूड जब अलग अलग आता है या उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आती है तो इसे कहा जाता है एनेंशोट्रॉपिक
और इस सब्सटेंस को कहा जाता है इस प्रॉपर्टी एनेंशियोट्रॉपी कहा जाता है और इस सब्सटेंस को कहा जाता है एनेंशियोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब देखते हैं कि सॉलिड में क्या है, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है और अमरफोर्स सॉलिड में क्या होता है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है तो एनेंशियोट्रॉपी कहलाएगी और यदि वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है तो आइसोट्रॉपी कहलाएगी। अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफोर्स सॉलिड पढ़े हैं। मैंने ये कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। बस इतना सा ही पैटर्न बना लेते हैं। अब हमने कहा कि प्रॉपर्टी को हम डायरेक्शन के साथ स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा इस डायरेक्शन में मैं स्टडी कर रही हूं तो मुझे दोनों टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। मान लो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ए और बी, तो इस डायरेक्शन में मुझे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में स्टडी कर रही हूं तो मुझे केवल एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में स्टडी कर रही हूं तो हो सकता है मुझे एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले। तो एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होगी। जब प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है तो एनेंशियोट्रॉपिक कहलाती है। स्टूडेंट्स इस चीज को भूल जाते हैं और वो डेफिनेशन से लेके लगा लेते हैं कि अच्छा जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट है मींस वो डायरेक्शन के साथ उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है तो वो आइसोट्रॉपिक होता है। और आप डेफिनेट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आइसोट्रॉपिक ही बताते हो। लेकिन ये गलती अब नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, तो मैं डायरेक्शन के साथ जब प्रॉपर्टी स्टडी की तो हर डायरेक्शन में मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग मिले। अलग अलग मिले तो मेरे इन डायरेक्शंस के साथ इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो वो कौन सी हो गई? एनेंशियोट्रॉपी। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एनेंशियोट्रॉपिक सब्सटेंस कहलाएगा। यहां तक क्लियर? लेकिन जब हम अमरफोर्स की बात करते हैं तो उनमें तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। हो सकता है तीनों इस तरीके से मिले या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद आने वालों टाइम में ऐसे अरेंजमेंट हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर इस तरीके का अरेंजमेंट मिला। मीन्स कैसे भी इरेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट हो सकता है। इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो जब देखो हम डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तब भी मुझे सब तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूं तो भी मुझे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूं तो भी मुझे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये डायरेक्शन के साथ इनके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है तो ये आइसोट्रॉपी कहलाती है। देखो आज हम लोगों ने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली कि इनकी साइज, शेप, वॉल्यूम डेफिनेट होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कम होती है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। ये क्लोज्ड पैक होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, इनकी डिफ्यूजन जो है वो बहुत लो होता है, ये आसानी से डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने।
फिर हमने कहा था दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, अमरफोर्स सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमरफोर्स सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, या रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है। उसके बाद ये अरेंजमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रेगुलर अरेंजमेंट। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जब रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ये जो है इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और उनको हम सुपर कूल्ड सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स आते हैं, जबकि अमरफोर्स सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स आते हैं वो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट्स आते हैं। ये पहले जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तो पहले सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद मेल्ट होते हैं। मेल्ट भी एक बहुत ब्रॉड रेंज के टेम्परेचर में होते हैं। ऐसे नहीं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको मेल्ट होना है तो सारे कंप्लीटली एक साथ ही मेल्ट हो जाएंगे। आप कभी प्लास्टिक को जला के देखना, प्लास्टिक पहले सॉफ्ट होता है फिर धीरे धीरे जलता है। तो प्लास्टिक कैसा है हमारा? अमरफोर्स सॉलिड। उसके बाद हमने कहा कि ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनेंशोट्रॉपिक होते हैं और अमरफोर्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनेंशोट्रॉपी वो होते हैं जिनमें डायरेक्शंस के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज जब हम मेजर करते हैं तो डायरेक्शन के साथ जो है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शंस के साथ जब इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है तो आइसोट्रॉपी कहलाएगा, और डायरेक्शन के साथ जब इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है तो अनिसोट्रोपिक कहलाती है। सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जब हम इसकी डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो हर एक डायरेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो है वो हमें अलग अलग मिलता है, जिससे ये प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। जबकि हम अमरफोर्स की बात करें तो हर डायरेक्शंस में हर तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो इन डायरेक्शन क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो जब हम इनको डायरेक्शंस के साथ इनकी स्टडी की जाती है तो ये जो अरेंजमेंट के कारण हर डायरेक्शन में हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है वो इक्वल मिलती है, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो डायरेक्शन के साथ उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अमरफोर्स जो होता है वो आपका कैसा होता है? आइसोट्रॉपी होता है। उसके बाद हमने कूलिंग कर्व देखा था। कूलिंग कर्व में मैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जबकि अमरफोर्स के कूलिंग कर्व जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। यहां तक का हमने आज स्टडी कर लिया। अब आगे का पोर्शन मैं कल के वीडियो लेक्चर में दूंगी आपको। थैंक यू।